हेलो एवरीवन। मार्केट में बहुत बड़ा मूव हो और रिलायंस का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। शायद एक कहावत भी है कि महफिल में हमारा जिक्र ना हो तो फिर महफिल किस बात का। तो बेसिकली मैं रिलायंस का कोई व्यू नहीं देता, रिलायंस पर मेरा कोई स्टडी नहीं हो पाता। आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ एक ऑब्जर्वेशन बना रहा हूँ, मतलब जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन मतलब मुझे कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि रिलायंस का जो स्टॉक है वो मार्केट में का मूव से कोई मतलब नहीं है कि मार्केट में निफ्टी क्या कर रही है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, इसके पर्टिकुलर अलग से वो है, मतलब मूव है। तो जैसे मेरा एक मानना ही है कि इसको क्यों ना एक एक्सचेंज की कोशिश कर दिया जाए। रिलायंस एक्सचेंज को भी रिलायंस एक्सचेंज बना दिया जाए कि चलो यार इसका अलग पैरामीटर है, ये मार्केट का अलग पैरामीटर है, निफ्टी का अलग पैरामीटर है, बैंक निफ्टी अलग पैरामीटर है और इसका भी अलग पैरामीटर होना चाहिए, ठीक है। तो एक जस्ट एक जोक है और एक इस पर ऑब्जर्वेशन में हम कैसा इस मार्केट को रिएक्ट देख रहे हैं रिलायंस को। तो आइए हम लोग रिलायंस की स्टडी करते हैं। तो गाइस, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर रिलेटिव सिखाता हूँ, बताता हूँ और सारा जो है स्टडी और कॉन्सेप्ट मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सारे पसंद आते हैं और अगर कमेंट बताता है कि आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत कुछ बताने का। तो आइए क्लासरूम में चलते हैं। देखिए, पहली बार रिलायंस का जो व्यू है ऑब्जर्वेशन, जब भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बहुत बड़ा व्यू लेके चला जाता है। तो मैं मंथली चार्ट लेके चला हूँ। क्यों मंथली चार्ट लेके चलना पड़ रहा है? क्योंकि रिलायंस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है कि जब ये फॉल आता है या कुछ भी होता है तो बस पकड़ लो। तो अब क्या वास्तव में इसको पकड़ना है, मतलब अब क्या सच में इसको बाई करना है या सेल करना है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपने यहाँ पे क्या सीखा और आपको क्या यहाँ पर समझ में आया, और मुझे भी अपना व्यू देना, मतलब कि हो सकता है ये गलत भी हो जाए लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको क्या लग रहा है इसका फ्यूचर, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो देखो, ये जो निफ्टी, ये जो रिलायंस का चार्ट लिया है मैंने शुरुआत से लिया है। मतलब ये जब ये 14 रुपये का आसपास था, ये 14 रुपये का लो लगा हुआ है, ध्यान देना, 14 रुपये 40 पैसे का, 14 रुपये 40 पैसे का लो लगा हुआ है और हाई लगा है 2856.15 का, 2856.15 का हाई लगा हुआ है, देखोगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब देखो कि जब ये ऊपर जा रहा था तो ये तक जब ये मतलब वेव फर्स्ट बनाया, तो वेव फर्स्ट बनाने के बाद यहाँ पर वेव फर्स्ट बना, ये तकरीबन 1997 में वेव फर्स्ट बना था और ये सेकेंड बना था। तो उस वक्त जब ये जो जिस वजह से ये फॉल आया होगा, तो ये जो फॉल आया था तकरीबन 75% का ये फॉल आया, ठीक है। इसके बाद जब सेकेंड वेव के बनने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो ये लो लगाया तकरीबन 1 सितंबर 1998 में लो, 1 सितंबर 1998 के नहीं, ये लो लगाया है 18.85 पैसे का और 75% का फॉल आया। यहाँ पर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बाद जो मूव आया, तो यहाँ पर 5 मूव हैं, ये पूरा 5 मूव में है, इसमें भी 5 मूव हैं। तो मैंने राउंड फिगर में काउंट कर दिया है इसको, मतलब 1 रख दिया मैंने इसको। आप इसको 1 रखा मैंने, इसको 2 रखा मैंने, ठीक है। तो ये जो फॉल आए हैं, ये जो फॉल आई 45% है, ठीक है। इसके बाद ऊपर गया प्राइस और ये भी जो फॉल आया, ये भी तकरीबन 45% का फॉल आया है, ठीक है ना। इसके बाद हमने इसको रखा है, ये जो आप मूव देख रहे हो, इसको 1 रखा है, इसको 2 रखा है, इसको 3, इसको 4। तो यहाँ पे जो मैं आपको कंपेरिजन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये 1 बना, ये 2 बना और यहाँ पर 3rd बना, मतलब ये 3rd बना, 4 बना और ये 5, मतलब ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर, जो एक मिनट, जो यहाँ पर आप 3rd देख रहे हो, ये वाला 3rd, ठीक है, 3rd वेव में, तो इस सेकेंड वेव का फॉल और 4th वेव का फॉल क्या है एग्जैक्टली कितना है कि ये है 71.80,
मार्केट इतिहास दोहराता है, ये ध्यान रखना। ये जो फॉल आया है 75, मतलब 74.6 है, तो मैंने 75 राउंड फिगर रख दिया। ये 71.80 रखा है, तो मैंने इसको 72 रख देता हूँ इसको, ठीक है। तो राउंड फिगर में ये दोनों बराबर हो गए, देखो बराबर हो गए। 5% का ओवरलैप मैंने आपको सिखा रखा है। तो प्राइस और टाइम के हिसाब से मैंने आपको बता रखा हूँ कि वेव सेकेंड का जो फॉल आना चाहिए वेव सेकेंड का, वो वेव फोर्थ के परसेंटेज वाइज बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर सेकेंड वेव, यहाँ पर वेव फर्स्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो सेकेंड का फॉल और फोर का फॉल इक्वल है। तो जब ये इक्वल है, ठीक है, जब ये इक्वल है तो ये हमारा वेव फोर्थ कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब बारी आता है कि अगला स्टेप क्या हो सकता है। तो जो मुझे ऑब्जर्वेशन में लगा कि जब ये प्राइस जब चल रहा था यहाँ से, जब ये प्राइस यहाँ पे देखो, अब यहाँ से चौथा वेव कंप्लीट हुआ तो वेव फर्स्ट का फॉर्मेशन आया, ठीक है। तो जब वेव फर्स्ट का फॉर्मेशन आया तो उसके बाद प्राइस का फॉल आया सेकेंड वेव में। तो यहाँ पर मैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक ऑलरेडी बना के रखा हूँ, एक यहाँ पर देखोगे तो ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा वो करता हूँ और इसको लेकर आता हूँ यहाँ पर। तो ये यहीं का है, ये यहीं पर था ये। तो ये तकरीबन 47, 45, 40 एग्जैक्टली था, ये 46% के आसपास है। आप लोग जरा इसको देख लेना, मैंने इसको लगाया था, इसको ठीक से नहीं लग रहा है। तो ये जो सेकेंड वेव का फॉल था, यहाँ से यहाँ तक का जो सेकेंड फॉल था, ये भी 46-45% के आसपास था। तो यहाँ पर वेव फर्स्ट, यहाँ पर वेव सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जो ये फोर्थ का फॉल आया है, ये आपका पेंडेमिक में आया। तो पेंडेमिक का फॉल भी एग्जैक्टली उतना ही आया जितना आपका यहाँ पर ये फॉल आया था, ये वाला। कहा जी, ये वाला एग्जैक्टली फॉल आया था। ये जब हमारा जब ये 2008-12 में जो फॉल आया था, तो 8 साल के बाद हिस्ट्री रिपीट हुआ तो एग्जैक्टली उतना ही फॉल आया जितना इतना था। अब ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3 और ये 4। अब प्राइस जो है वेव फिफ्थ में है। तो आप वेव फिफ्थ में है तो वेव फिफ्थ का जो नेचर भी बना रहा है, अब इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पर आओ। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर आते हो तो आप देखोगे सबसे लॉन्गेस्ट मूव है। आप यहाँ पे वेव फिफ्थ, ये वेव फिफ्थ है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं नेचर जो दे रहा है, ये नेचर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये ना एंडिंग डायगोनल जैसा फेस है। मतलब ये पूरा वेव फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से मुझे एंडिंग डायगोनल का नेचर लग रहा है, क्योंकि वेव फर्स्ट काफ़ी लॉन्गेस्ट मूव है इसमें, ठीक ना। तो मुझे ऐसा ये लग रहा है कि अभी जो रिलायंस है, अभी ये स्टॉक्स जो है यहाँ पर देखोगे तो मैं आपको कई सारे रीजन भी देने वाला हूँ कि थर्ड कंप्लीट कर चुका है, फोर्थ कंप्लीट कर चुका है और वेव फिफ्थ भी कंप्लीट कर चुका है। तो वेव फिफ्थ जब कंप्लीट होता है, ध्यान रखना, तो ये डिग्री बनता है, ठीक ना। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 1 डिग्री मैंने लिखा हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर देखो ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो इसका 5, ये 3 हो गया, 4 और 5, और मैंने इसको डिग्री रख दिया। तो डिग्री रखने का मेन उद्देश्य ये भी था कि जब मैं इसका एक चीज़ और भी देख रहा था, जब मैं इस पर वो दिख रहा था, आप देखोगे तो MACD, बेसिकली मैं MACD देखता हूँ। तो MACD जब मैं देख रहा था इसका, तो ये जो टॉप लगा था वेव थर्ड पर, ये ध्यान रखना, ये हमेशा टॉप पे ही दिखाई देगा, थर्ड पर, ठीक है। तो यहाँ के बाद फॉल आया, अब देखो बहुत बढ़िया फॉल आया और प्राइस जो है वर्टिकल फॉल आया। अब ये सबसे टॉप पर खड़ा है। डिग्री पर क्या होता है, कोई भी इंडिकेटर, चाहे आप RSI लगाते हो, चाहे आप MACD लगाते हो, चाहे बॉलिंगर बॉन्ड लगाते हो, जो भी अगर आप इंडिकेटर देखते हो, उस सारा इंडिकेटर डिग्री पर जाकर टॉप बनाते हैं। तो डिग्री पर MACD हाई, डिग्री पर एंडिंग डायगोनल, सब कुछ बन रहा है। मतलब आप देखोगे तो डिग्री जब कंप्लीट होता है, फर्स्ट डिग्री, तो मार्केट जो है या फिर जो स्टॉक है ना, वो सेकेंड डिग्री की तैयारी करता है।
यहाँ पर सेकेंड डिग्री की तैयारी हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बस अपने वेब्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि वेब फर्स्ट कंप्लीट है, सेकंड कंप्लीट है, थर्ड कंप्लीट है, फोर्थ कंप्लीट है और फिफ्थ भी कंप्लीट हो चुका है। डिग्री के साथ ये दोनों सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो मतलब अब तक जो रिलायंस था 1995 से लेकर 95 था आई थिंक, 94 से, 1 नवंबर 1994 से लेकर अब तक 1 डिग्री कंप्लीट हुआ है। अभी जाकर 1 डिग्री कंप्लीट किया है और बहुत बढ़िया 1 डिग्री कंप्लीट हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है रिलायंस से। रिलायंस को अभी मुझे लग रहा है कि बाई का बिल्कुल टाइम नहीं है। इट विल बेटर कि अभी आप इसको ऑब्जर्व करना इसका। तो मुझे लग रहा है कि इसको बिल्कुल भी बाई ना करें, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पर हिस्ट्री अगर रिपीट होता है तो कम से कम अगर ये 74% है फॉल आया है, 74% का फॉल आया है और 45% का, तो इन चारों में से एक तो जरूर फॉल आएगा। कोई भी फॉल आएगा 74, 45, तो इन दो तरह के जो फॉल हैं, एक बार इन दोनों को जरूर बराबर करेगा। पहला कि टूटेगा तो वो 45% को फॉल देगा। अगर 45% से 6% भी अगर एक्स्ट्रा हो गया, 45 से 6% भी 6% भी एक्स्ट्रा हो गया, तो अगला डेस्टिनेशन क्या बनेगा जी? 75% का फॉल आएगा। तो मेरे हिसाब से मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि अभी अगर आप सोच रहे हो कि रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, वी शुड स्टॉप हियर। हमें इसको अभी ट्रेडिंग के पर्पज़ से देखना है और अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है अपसाइड में तो अपसाइड से सेल ऑन राइज करके चलना है। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो मैंने आपको बस एक ऑब्जर्वेशन के स्टडी पर्पज़ से बनाया हूँ। मैं रिलायंस पर मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता हूं, क्योंकि रिलायंस से अनएक्सपेक्टेड मूव रहता है। आप भी इस तरह से जो ऑब्जर्वेशन है अपने स्टॉक्स पे करना और मुझे बताना कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।